वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 31 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। आज इस साल का आखिरी दिन है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ने भारतीय कुश्ती महासंघ के दैनिक मामलों को चलाने के लिए 3 सदस्यीय तदर्प समिति का गठन किया है। तो देख लेते हैं भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में। IOA ये भारत में ओलंपिक गतिविधि और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक शासी निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, एशिया ओलंपिक परिषद और राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के संघ के लिए एक संबद्ध सदस्य के रूप में खेल और प्रशासन, एथलीटों के कल्याण में विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन ये करता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये ओलंपिक खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और IOC, CGF, OCA और ANOC की अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले एथलीटों या उनकी टीमों के प्रतिनिधित्व की देखरेख करता है। IOA ये खेलों में भागीदारी के अलावा खेल शिक्षा और ओलंपिक अध्ययन के विकास के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ विभिन्न पहल भी स्थापित की गई है। IOA को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना 1927 में सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर AG नोएरेन के साथ क्रमशः संस्थापक अध्यक्ष और महासचिव के रूप में की गई थी। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक गैर लाभकारी संगठन है और इसके यह एक रूप में ये गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है। IOA के सदस्यों में राष्ट्रीय खेल महासंघ और राज्य ओलंपिक संघ, IOC सदस्य और अन्य चुनिंदा बहुखेल संगठन शामिल होते हैं। ओलंपिक चार्टर के अनुसार सदस्यता वाले NSF में ज़्यादातर ऐसे NSF शामिल होते हैं जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों, शीतकालीन ओलंपिक खेलों और एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के खेल कार्यक्रम में शामिल खेलों को नियंत्रित करते हैं। यह वर्तमान में राष्ट्रपति की अध्यक्षता में 32 सदस्यीय कार्यकारी समिति द्वारा शासित है। कार्यकारी परिषद का चुनाव 4 साल में एक बार होता है। कार्यकारी परिषद के कामकाज को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की विभिन्न स्थायी समितियों द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है, जो शासन के विभिन्न पहलुओं में मदद करने के लिए विषय क्षेत्र के विशेषज्ञ के साथ गठित की जाती है। देख लेते हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के बारे में। तो भारतीय कुश्ती महासंघ ये भारत में कुश्ती का शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और ये नई दिल्ली में स्थित है। यह ओलंपिक, एशियाई खेलों, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन, विश्व कुश्ती चैंपियन के लिए कुश्ती खिलाड़ियों को बढ़ावा देता है। हमारा अगला आर्टिकल है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में सूचना के अधिकार के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना की लागत में 2192 करोड़ रुपए या 14.9% की वृद्धि देखी गई, जिसका उद्घाटन अगले साल की शुरुआत में होने की उम्मीद है। तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की परियोजना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। यह 21.8 किलोमीटर लंबा सड़क पुल है जो भारतीय शहर मुंबई को इसके सैटेलाइट शहर नवी मुंबई से जोड़ता है। सैटेलाइट शहर वो बोले जाते हैं जो होते तो पास में ही है ज़मीन के, लेकिन थोड़ा हटके होते हैं और समुद्र में इनका हिस्सा होता है, इनके इस तरह से कनेक्टिविटी होती है, तो इसको सैटेलाइट शहर बोलेंगे। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है और इस ब्रिज की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर से समुद्र पर लंबाई 16.50 किलोमीटर और भूमि भाग पर 5.5 किलोमीटर है। ये पुल दक्षिण मुंबई के सेवरी से शुरू होता है और एलिफेंट द्वीप के उत्तर में थाणे क्रीक के पार करता है और न्यामा सेवा के पास चिरले गांव में समाप्त हो जाता है। MTHL परियोजना की आधारशिला दिसंबर 2016 में रखी गई थी। MTHL परियोजना के निर्माण का 85% जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जीका द्वारा, जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जीका द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। जापान अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जीका है, इसके द्वारा 85% जो भी है वित्त वो पोषित किया जा रहा है। इसका निर्माण प्रबंधन मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। परियोजना के लाभ क्या होंगे इसके? तो MTHL ये ब्रिज प्रस्तावित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और JNPT पोर्ट
मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा राजमार्ग के साथ तेजी से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। मुंबई की ओर सेवरी बर्ली एलिवेटेड जो कनेक्टर परियोजना के माध्यम से तटीय सड़क से कनेक्टिविटी की योजना बनाई गई है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इस कंक्रीट पुल के बीच 4 किलोमीटर की स्टील स्पैन खंड होगा ताकि जहाज नीचे से गुजर सकें। इसमें 90 मीटर से 180 मीटर तक के 7 ऑर्थोट्रोपिक स्टील टेक स्पैन भी शामिल हैं, जो भारत में अपनी तरह का पहला अनुप्रयोग है। MTHL में एक खुफिया परिवहन प्रणाली और समुद्री पुल के साथ एक आवश्यक अन्य सुविधाएं होंगी। इस खंड पर स्थापित CCTV कैमरों पर से संबंधित कुछ सुविधाएं की मदद से यातायात नियंत्रण केंद्र से इस खंड पर यातायात की स्थिति की निगरानी और उनका प्रबंधन किया जाएगा। हमारा अगला आर्टिकल है राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने पूरे भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लॉन्च किया है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसका उद्देश्य पूरे देश में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज के निर्बाध पारगमन को सुविधाजनक बनाना है। वर्तमान में राज्य विशिष्ट पारगमन नियमों के आधार पर लकड़ी और वन उपज के परिवहन के लिए पारगमन परमिट जारी किए जाते हैं। NTPS की कल्पना वन नेशन वन पास व्यवस्था के रूप में की गई है, जो पूरे देश में निर्बाध पारगमन को सक्षम बनाएगी। ये पहल देश भर में कृषि वानिकी में शामिल वृक्ष उत्पादों और किसानों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन मोड प्रदान करके लकड़ी पारगमन परमिट जारी करने को सुव्यवस्थित करेगी, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी। ये निर्बाध पारगमन परमिट प्रदान करता है। इसमें निजी भूमि, सरकारी स्वामित्व वाले वन और निजी डिपो जैसे विभिन्न स्रोतों से लकड़ी, बांस और अन्य जो वन उपज में अंतरराज्य परिवहन द्वारा उसके लिए रिकॉर्ड का प्रबंधन ये करता है। NTPS के तहत उत्पन्न QR कोडित पारगमन परमिट की वैधता को सत्यापित करने और निर्बाध पारगमन की सुविधा देने के लिए विभिन्न राज्यों के गेट की अनुमति देगा। इसे उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें आसान से पंजीकरण और परमिट अनुप्रयोगों के लिए डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशन शामिल हैं। पारगमन परमिट उन वृक्ष प्रजातियों के लिए जारी किए जाएंगे जो विनियमित हैं, जबकि उपयोगकर्ताओं द्वारा छूट प्राप्त प्रजातियों के लिए स्वयं अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार कर सकते हैं। वर्तमान में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत परमिट प्रणाली को अपनाया गया है, जिससे उत्पादकों, किसानों, ट्रांसपोर्टरों के लिए अंतर्राज्यीय व्यापार संचालन सुव्यवस्थित हो गया है। इसका नोडल मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। अब आइए हम अपना अगला आर्टिकल देखते हैं। तो हमारा अगला आर्टिकल है लीची की खेती के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र ने एक अधिकारी ने बताया है कि लीची की खेती अब पूरे भारत के 19 राज्यों में की जा रही है। लीची उत्कृष्ट गुणवत्ता का एक स्वादिष्ट रसदार फल होता है। ये वानस्पतिक रूप से सेपीडेंसी परिवार का है। लीची का पारभासी सुगंधित एरिल या खाने योग्य गुदा भारत में एक टेबल फल के रूप में ये लोकप्रिय है। कृषि जलवायु आवश्यकताएं, तो इस लीची एक उपोष्णकटिबंधीय फल है और ये नम उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में सबसे अच्छा पनपता है। ये आमतौर पर कम ऊंचाई पसंद करता है और इसे 800 मीटर की ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। इसमें गहरी अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इसके लिए चाहिए होती है और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर, जिसका pH 5.0 से 7.0 के बीच होना फसल के लिए आदर्श स्थिति को दर्शाता है। इसका तापमान तो गर्मियों में ये 40.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सर्दियों में हिमांक बिंदु के नीचे नहीं जाना चाहिए। बारिश तो लंबे समय तक बारिश इसके लिए हानिकारक हो सकती है, खासकर फूल आने के समय जब ये पारगण में बाधा डालती है। जब बारिश हो जाती है तो वो धुल जाते हैं, तो फिर उतना अच्छा फसल नहीं होता है। युवा जो पेड़ों को कई वर्षों तक ठंड और गर्म हवाओं से सुरक्षित और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जब तक कि वे मजबूती से स्थापित ना हो जाए। हालांकि पेड़ों के उचित फलन के लिए तापमान का कुछ बदलाव आवश्यक है। सर्दियों के दौरान पाला और गर्मियों में ये शुष्क गर्मी इसकी फसल के लिए सीमित कारक है। फसल की इसकी बढ़ती मांग और व्यवहार्यता के साथ व्यवहारिक खेती कई अन्य राज्यों में भी इसकी फैल गई है, जैसे कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि।
चीन के बाद भारत दुनिया का लीची में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अन्य प्रमुख उत्पादक देशों में थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और अमेरिका हैं। हमारा अगला आर्टिकल है बार्ली पेंटिंग्स के बारे में, तो आइए देख लेते हैं बार्ली पेंटिंग्स। अभी हाल ही में इनहेरिटेड आर्ट्स फोरम की एक प्रदर्शनी प्रसिद्ध मासे परिवार की कलात्मक यात्रा और बार्ली पेंटिंग को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास का पता लगाती है। तो ये बार्ली पेंटिंग ये महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री रेंज के आदिवासी लोगों द्वारा बनाई गई आदिवासी कला की एक शैली है। इस कला का रूप पता 10वीं शताब्दी ईस्वी में लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी विशिष्ट शैली की एक पहली बार खोज और सराहना 1970 के दशक की शुरुआत में हुई थी। ये पारंपरिक रूप से बार्ली जनजाति की सुबसिनिस नामक महिला द्वारा सुबसिनिस नामक जो महिला है उसके महिला के द्वारा उसके श्रेय को जाता है, जो लग्न चौक या विवाह चौक को सजाती थी। बार्ली ग्रामीण जीवन की दैनिक दिनचर्या, प्रकृति के साथ आदिवासी लोगों के रिश्ते, उनके देवताओं, मिथकों, परंपराओं, रीति रिवाजों और उत्सवों का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब इसमें पेंटिंग में यही सबके चित्र बनाए जाते हैं, जैसा कि इसमें देखा जा सकता है। दैनिक जीवन से जुड़ी सारी चीज़ें हैं कि लोग मतलब खेती किसानी कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं अपने, उसी हिसाब से इस पेंटिंग में दर्शाया जाता है। ये प्रारंभिक दीवार पेंटिंग बुनियादी ज्यामितीय कलाओं के एक सेट का उपयोग करती है और एक वृत्त, एक त्रिकोण और एक वर्ग है। प्रत्येक अनुष्ठान पेंटिंग में केंद्रीय आकृति वर्ग है, जिसे चौक या चौकट के रूप में जाना जाता है। ये ज़्यादातर दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें देव चौक और लग्न चौक के नाम से जाना जाता है। कई बार जो बार्ली चित्रों में चित्रित केंद्रीय पहलुओं में एक तारपा नृत्य, तारपा एक तुरही जैसा वाद्य यंत्र होता है, जिसे विभिन्न गांवों में पुरुषों द्वारा बारी बारी से बजाया जाता है। पुरुष और महिलाएं अपने हाथों को आपस में जोड़ते हैं और तारपा वादक के चारों ओर के घेरे में घूमते हैं। पेंटिंग्स तकनीकी और सामग्री, तो इसमें सबसे पहले डिजाइन का चयन किया जाता है। उसके बाद डिजाइन का पता लगाए बिना इसे सीधे कागज पर, कपड़े पर बना दिया जाता है। मतलब कागज पे बनाएंगे या कपड़े पे बनाएंगे। पेंटिंग बनाने के लिए चतुराई से संशोधित बांस की छड़ियों को पेंट ब्रश के रूप में उपयोग किया जाता है। इनके चित्रों के लिए उपयोग किए जाने वाले रंग और सामग्रियां प्राकृतिक रूप से ली गई हैं, जैसे मेहंदी से भूरा और नारंगी, डाई से नील, ईंटों से लाल और गाढ़े चावल के पेस्ट या उसको सफ़ेद रंग उसमें मिलाया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों में नेवरा वैली नेशनल पार्क में ट्रैप कैमरों के माध्यम से ली गई रॉयल बंगाल टाइगर की ताज़ा छवि ने समुद्र तल से 10,509 फुट की ऊंचाई पर बड़ी बिल्लियां की उपस्थिति की पुष्टि की है। नेवरा वैली राष्ट्रीय मतलब नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में स्थित है। ये पूरे पूर्वोत्तर में सबसे समृद्ध जैविक क्षेत्रों में से एक है। ये क्रमशः अपनी उत्तर और उत्तर पूर्व की सीमा सिक्किम और भूटान से सटा हुआ है और ये सिक्किम के पंखोलाखा वन्यजीव अभयारण्य और भूटान के तोरसा स्ट्रिक्ट रिजर्व को जोड़ता है। इस पार्क में दक्षिण सीमा जलपाईगुड़ी जिले और जंगलों से सटी हुई है, जिनका चपरामारी वन्यजीव अभयारण्य और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ाव है। इस पार्क का उच्चतम बिंदु राचेला दर्रा है और इसमें 3 उप क्षेत्रों अर्थात हिमालय पर्वत प्रणाली, भारतीय प्रायद्वीप उपक्षेत्र और मलायन उपक्षेत्र की विशेषताएं शामिल हैं। 4 आवास प्रकार मान्यता प्राप्त हैं। इसमें उपोष्ण कटिबंधीय मिश्रित चौड़ी पत्ती वाले वन, निचले शीतोष्ण सदाबहार वन, ऊपरी शीतोष्ण मिश्रित चौड़ी पत्ती वाले वन और रेडोडेंड्रॉन। वनस्पतियों में यहाँ पर मिश्रित वन, आर्द्र मिश्रित वन, लॉरेशियस वन, बाक ओक वन और उच्च स्तरीय ओक वन, शंकुधारी वन, हिमालय नम शीतोष्ण वन यहाँ पर पाए जाते हैं। वनस्पतियों में और यहाँ पर जंगलों में मिश्रित प्रजातियाँ जैसे कि रोडोडेंड्रोन, बांस, ओक, फर्न, साल आदि शामिल हैं। जीव जंतुओं में लाल पांडा, हिमालयी तहर, हिमालयी काला भालू, सांभर, बंकिंग हिरण, सीरो, गोरल, ढोल और गौर आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये इसमें लोकेशन में दिखाया गया है। ये नेवरा वैली नेशनल पार्क है ये यहाँ पर। तो ये सिक्किम और भूटान से अपनी सीमा साझा करता है और बाकी कुछ और भी यहाँ पर पश्चिम बंगाल के ऊपरी हिस्से में है नेशनल पार्क, आप देख सकते हैं इसमें। अब आइए देखते हैं
हमारा अगला आर्टिकल है सार्डिन रन के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में गोवा की एक समुद्र तट के पास हजारों सार्डिन जो मछलियां हैं वो सामने आ रही हैं, और विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक दुर्लभ घटना है जिसे सार्डिन रन के नाम से जाना जाता है। पणजी से लगभग 40 किलोमीटर दूर केरी तेरेखोल के तट के किनारे उथले पानी में समुद्री प्रजातियों के झुंड लहरा रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो ये समुद्री घटना बहुत दुर्लभ और ये आमतौर पर समुद्र की सतह के पानी के तापमान से अचानक बदलाव के कारण होती है जहां सार्डिन रहते हैं। समुद्र की सतह के तापमान में गिरावट या वृद्धि से सार्डिन अधिक संख्या में प्रवासन को प्रेरित करती है और ये कभी कभी उथले पानी में भी फंस जाते हैं। सार्डिन मछली के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये हेरिंग परिवार यानी मतलब सार्डिन मछली है, ये हेरिंग परिवार और क्लूपिडे से संबंधित है। ये सार्डिन नाम इसको आम हेरिंग यानी क्लूपिया हेरिंग्स और तेल में डिब्बाबंद होने व अन्य छोटी हेरिंग या हेरिंग जैसी मछलियों को संदर्भित कर सकता है। वे दुनिया भर में खारे पानी के महासागरों, समुद्र के पानी और अन्य निकायों में पाए जाते हैं। ये उत्तरी अटलांटिक और प्रशांत महासागरों से लेकर भूमध्य सागर, हिंद महासागर और दक्षिण अमेरिका के आसपास के पानी में पूरी दुनिया में ये पाई जाती हैं। ये छोटी चांदी जैसी लंबी मछलियां हैं जिसका एक छोटा पृष्ठीय पंख है और पास रेखा नहीं है और ये सिर पर कोई सल्क भी नहीं है। वे तट के किनारे प्रवास करती हैं और प्लवक पर भोजन करते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक उत्कृष्ट स्रोत है जो हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। तो इस तरह की कुछ चमकीली मछली हैं, चमकती हैं एकदम चांदी की तरह। हमारा अगला आर्टिकल है पार्किंसंस रोग के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारतीय मस्तिष्क शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि कैसे दो महत्वपूर्ण मस्तिष्क रसायनों के बीच एक जटिल परस्पर क्रिया पार्किंसंस रोग के विकास की ओर ले जाती है। पार्किंसंस रोग एक प्रगतिशील तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है जो तंत्रिका तंत्र पर तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित शरीर के हिस्सों को प्रभावित करता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोगी अपनी गतिविधियों और शरीर के संतुलन पर सीमित या कोई नियंत्रण इसका नहीं रहता है। इसके उम्र के साथ ये पार्किंसंस रोग विकसित होने का खतरा स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और इसकी शुरुआत की आयु 60 वर्ष होती है, मतलब 60 वर्ष के बाद ये होता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में पार्किंसंस रोग से प्रभावित होने की अधिक संभावना होती है। इसका कारण क्या है? तो यह मस्तिष्क के हिस्से में तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं के अधपतन के कारण होता है जिससे सब स्टेंटिया नाइग्रा इसको कहा जाता है जो गति को नियंत्रित करता है। ये तंत्रिका कोशिकाओं इसमें मर जाती हैं और ये खराब हो जाती हैं जिसमें डोपामाइन नामक एक महत्वपूर्ण रसायन का उत्पादन करने की क्षमता खत्म हो जाती है। डोपामाइन संचलन में शामिल लाखों तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों की कोशिकाओं के समन्वय से मदद करने के लिए अन्य न्यूरोट्रांसमीटर के साथ काम करता है। डोपामाइन की कमी से पार्किंसंस रोग के धीमी गति और कपकपी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पार्किंसंस रोग लक्षण प्रत्येक के लिए अलग अलग हो सकते हैं। इसमें शुरुआती लक्षण हल्के हो सकते हैं और उन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। लक्षण अक्सर शरीर के एक तरफ से शुरू होते हैं और सामान्यतः दूसरी तरफ बदतर होते जाते हैं। पार्किंसंस के लक्षणों में शामिल हो सकते हैं इसमें कपकपी, हाथ पैर और जबड़े में कंपन, कठोरता, अंगों की कठोरता, गति की धीमी गति और बिगड़ा हुआ संतुलन आदि समन्वय ये सब होते हैं। इसमें मरीजों को इसमें अन्य लक्षणों में का भी अनुभव हो सकता है जैसे निगलने या चबाने में दिक्कत होती है, मूत्र संबंधी समस्याएं होती हैं, कब्ज, त्वचा समस्याएं, अवसाद, भावनात्मक परिवर्तन, नींद ना आना आदि। इसका निदान क्या होता है? मतलब तो वर्तमान में पार्किंसंस रोग के निदान के लिए कोई रक्त प्रयोगशाला या रेडियोलॉजिकल परीक्षण उपलब्ध नहीं है। इस बीमारी का कोई भी इलाज भी नहीं है, लेकिन उपचार के लक्षणों से बेहतर बनाने के लिए इसमें काफ़ी मदद ये कर सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है भारत को जानो कार्यक्रम, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में सचिव ने विदेश मंत्रालय में आयोजित एक समारोह में भारत को जानो कार्यक्रम के 70वें संस्करण के समापन सत्र को संबोधित किया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये भारतीय मूल के युवाओं जो 18 से 30 साल के बीच के होते हैं उनके साथ जुड़ाव के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये समकालीन भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित प्रवासी युवाओं के लिए 3 सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम 2003 में अस्तित्व में आया और इस कार्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं? इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में चयन प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप में चुने गए आवेदक 21 दिवसीय कार्यक्रम के लिए भारत आते हैं। भारत आने वाले कार्यक्रम प्रतिभागियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई किराए की लागत का 90% मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है, जबकि शेष 10% आवेदकों द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। भारत में इनके प्रवास
की अवधि के दौरान मंत्रालय आवास, भोजन, सड़क, हवाई मार्ग और घरेलू परिवहन भी प्रदान करता है। भारत में रहने की अवधि के दौरान इसमें कार्यक्रम में प्रतिभागियों को भारत की राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज और विभिन्न प्रमुख विकासों के बारे में समझ और उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा इन्हें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्व के स्थानों का दौरा करा के भारत का इतिहास और विरासत के बारे में परिचित भी कराया जाता है। मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा नेतृत्व के साथ बैठकों और मुलाकातों की व्यवस्था करने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों और पेशेवरों के साथ इनकी बातचीत की सुविधा भी प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों में भाग के रूप में कार्यक्रम प्रतिभागियों का एक अधिक भारतीय राज्यों की 7 से 10 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भी ले जाया जाता है। पात्रता मानदंड क्या है? तो ये कार्यक्रम इसमें 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के जो भारतीय मूल के युवा अनिवासी भारतीय हैं जो छोड़कर चले गए हैं उनको खुला है, और जिनके लिए गिरमिटिया देशों जिसमें मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, टीएनटी, जमैका आदि के युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। आवेदक को विदेश मंत्रालय के किसी पिछले कार्यक्रमों या प्रवासी युवाओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, स्टडी इंडिया प्रोग्राम, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित ऐसे किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहिए था। ऐसे लोग पात्र होंगे। जो लोग पहले भारत नहीं आए हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक होना या स्नातक के लिए नामांकित होना आवश्यक है। आवेदकों को अंग्रेजी बोलने में सक्षम होना चाहिए। हाई स्कूल स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन किया होना चाहिए या स्नातक पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। हमारा अगला आर्टिकल है निकारागुआ के बारे में। तो अभी जैसे निकारागुआ जाने वाली एक उड़ान में सवार गुजरात के कम से कम 20 यात्रियों को पुलिस ने एक संदिग्ध अवैध आप्रवासन के नेटवर्क का पता लगाने के प्रयास में पूछताछ की, जिसे हाल ही में फ्रांस के बीच रास्ते में वापस भेज दिया। मतलब अब वापस आ गए हैं यात्री, तभी ये चर्चा में है। तो आइए देख लेते हैं निकारागुआ के बारे में। तो निकारागुआ जाने वाले जो उड़ान सवार गुजरात के कम से कम 20 यात्रियों को पुलिस ने एक संदिग्ध अवैध आप्रवासन नेटवर्क पता लगाने का प्रयास से पूछताछ की और उनको वापस भेज दिया है। निकारागुआ के बारे में देखते हैं। ये मध्य अमेरिका का एक देश है और ये मध्य गणराज्य में सबसे बड़ा है। मध्य अमेरिकी जो गणराज्य है उसमें सबसे बड़ा है। इसकी सीमा तो देश की सीमा उत्तर में होंडुरास और दक्षिण में कोस्टा रिका से इसकी लगती है। पश्चिम में सीमा इसकी प्रशांत महासागर बनाता है और देश की ये पूर्वी सीमा कैरिबियन सागर से मिलती है। ये लैटिन अमेरिका का एकमात्र देश था जिस पर स्पेनिश और ब्रिटिश दोनों का उपनिवेश था। इसे 1821 में स्पेन द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त हुई और कई वर्षों तक एक मैक्सिकन साम्राज्य का हिस्सा भी बना रहा। ये ग्वाटेमाला शहर में एक केंद्रीय सरकार के साथ आसपास के देशों के समूह में शामिल हो गया, जिसे मध्य अमेरिका के देश कहा जाता है। निकारागुआ 1838 के समूह में अलग हो गया और पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया 1838 में। सरकार का स्वरूप यहाँ का कैसा है? ये एक गणतंत्रीय देश है जो राष्ट्रपति को लोकप्रिय वोट द्वारा 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ये देश की सत्ता को 4 सरकारी शाखाओं में विभाजित किया गया है। इसमें कार्यकारी, विधायी, न्यायिक और सर्वोच्च चुनाव परिषद। इसकी राजधानी मानागुआ है। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं स्पेनिश, अंग्रेजी, स्वदेशी भाषाएं हैं। मुद्रा निकारागुआन कार्डोबा इसकी मुद्रा है और जनसंख्या अधिकतर मतलब मेस्टिजो, मिश्रित यूरोपीय और स्वदेशी वंशज के लोग यहाँ पर रहते हैं। अधिकांश लोग प्रशांत तट मानागुआ झील के बीच पश्चिमी प्रशांत तराई क्षेत्र में रहते हैं। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो देखो ये है निकारागुआ, ब्राउन से स्पॉटेड है और इधर इसके दक्षिण में है कोस्टा रिका और होंडुरास इसके उत्तर में है और इसका जो मतलब पूर्व में कैरिबियन सागर है, एक कैरिबियन सागर है इसके पूर्व में और इसके प्रशांत महासागर है इसके पैसिफिक ओशियन, ये इसके पश्चिम में है। मध्य अमेरिका का देश है ये। अब आइए आज के हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हुए, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।